आज किस दिन है? अच्छा, कैसे हो? तो क्या वो तैयारी कैसे चल रही है? ठीक है। आज और कौन कौन नया है? अच्छा, आए थे नए नए जा रहे हैं। पहली क्लास से या पहले भी आए थे? तो एक तो ऐप से सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। कौटिल्य क्लासेस के ऐप में कितने विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं अभी? तो आज जाते वक्त एक तो ऐप में जुड़ लेना, ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि 4 क्लासें अपनी हो चुकी हैं अभी तक। कितनी क्लास हो चुकी है अपनी? 4 क्लासें अपनी हो चुकी हैं, और 4 क्लासों का मतलब है 4 दूनी 8। 2 2 घंटे की क्लासें चल रही है, 8 घंटे की क्लासें आपकी हो चुकी हैं। इस 8 घंटे की क्लासों में ध्यान रखना, आपकी 8 घंटों की क्लासों में आपकी जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है वो पूरी हो चुकी है। विस्तार वाला जो पार्ट है आपका वो हो चुका है। जो सीमा है, और सीमा में भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा है, वो आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, इतना जो आपका पार्ट है वो पूरा हो चुका है। ठीक है। आज जो हमारी जो नया टॉपिक शुरू होगा वो संभाग्य अवस्था, कि राजस्थान की संभाग्य अवस्था क्या है, क्यों लागू की गई, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आज हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान की संभाग्य अवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राम सिंह, एक होल नंबर 2 की एक पेन ड्राइव लेना सुनील से। होल नंबर 2 की पेन ड्राइव लेना, उसमें मैप है राजस्थान के। ठीक है। अब ध्यान देना, संभाग की अगर बात करते हैं तो संभाग क्या होता है? वैसे तो आपके पॉलिटी का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे संभाग है उसका क्या होता है, कि भाई एक्चुअल में क्या है। ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि अपने भारत में संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ध्यान से समझना। अगर भारत की अगर बात करते हैं तो मैंने एक बार जिक्र किया है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है, कि यहाँ पर केंद्र अपने स्तर पर कार्य करेगा और राज्य अपने स्तर पर कार्य करेंगे। ठीक है। वहीं पॉलिटी में आपने एक चीज देखी होगी, एक अनुसूची 7 का जिक्र आता है। अनुसूची 7 का जिक्र आता है, और इसमें आपको पता है 3 विषयों का बंटवारा क्या है। एक तो संघ सूची के विषय है, एक आपका राज्य सूची के विषय होते हैं, आपका जो स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे आप, और एक होता है आपका संवर्ती सूची का पार्ट। ठीक है। संघ सूची के विषय होते हैं जिसमें केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है, यानी संसद कानून बनाएगी, वो क्या होते हैं? संघ सूची के विषय। राज्य सूची के विषय होते हैं जो राज्य कानून बनाता है, यानी राज्य विधायिका है, जो राज्य विधानसभा है वो कानून बनाती है, वो कौन से? आपके राज्य सूची। संवर्ती सूची के विषय वो होते हैं जिस पर आपका केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और आपके राज्य है दोनों मिलकर इस पर क्या है? कानून बना सकते हैं। वो ऐसे विषय क्या होते हैं? आपके संवर्ती सूची के विषय होते हैं। और ऐसे विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं है उनको अवशिष्ट विषय बोला जाता है, वो आपके केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। वो अभी यहाँ का पार्ट नहीं है तो यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है कि विषयों का बंटवारा किया गया है, कि भाई कौन से विषय हैं जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और कौन से विषय ऐसे हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या है? कानून बनाएंगे। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें केंद्र सूची के विषय और आपके राज्य सूची के विषय, कहने का अर्थ है इनके विषयों में आपने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। अब ध्यान रखना, यहां पर भी जो शासन व्यवस्था है आप देखते हैं तो एक तो आपने विधायिका का नाम सुना होगा। सरकार के अंगों की जब बात करते हैं तो एक विधायिका का नाम देखा होगा आपने, एक कार्यपालिका का नाम देखा होगा, और एक क्या होती है? आपकी न्यायपालिका। एक क्या होती है? आपकी न्यायपालिका। ठीक है। अब ध्यान देना, सरकार के अंगों की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, पॉलिटी में आप देखेंगे जब आपकी स्टैटिक जीके वाला पार्ट चलेगा। विधायिका का कार्य क्या होता है? कोई भी कानून बनाने, विधायी यानी विधि। विधायिका किससे बनाए? विधि से। और विधि को ही आप क्या कहते हो? कानून। देश में कोई भी कानून बनेगा या कोई भी विधि बनेगी तो कौन बनाएगा? विधायिका। और जो कार्यपालिका है वो क्या करती है? इसे लागू करने का कार्य करती है। जो कानून बनेगा उसे लागू कौन करती है? विधायिका। और कार्यपालिका का कार्य, सॉरी, आपका न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो क्या है? निरीक्षण का कार्य होता है। न्यायपालिका क्या करती है? निरीक्षण का कार्य करती है। निरीक्षण का कार्य यानी कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो लोगों के हितों का उल्लंघन कर रहा है, कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो कि आपके मूल अधिकार हैं उसका जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो क्योंकि सर्वोच्च इकाई है अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में, सर्वोच्च पर न तो आपका देश है, न कोई सबसे सर्वोच्च पर कौन है? आपका संविधान। कहने का अर्थ है न तो राष्ट्रपति बड़ा है, न प्रधानमंत्री बड़ा है, न जनता बड़ी है, सबसे सर्वोच्च पर कौन है? आपका संविधान है। और संविधान के अनुसार ही आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। अगर संविधान नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं हो, तो क्या आप सही ढंग से काम कर सकते हो? कानून, कोई भी देश होता है वो एक क्या है कि एक कानून का एक ढांचा होता है, उसमें पहले से विधि बना रखी कि इस देश के निवासी हैं, लोग हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे। अगर ऐसा कोई कानून नहीं होता तो क्या आप सही ढंग से रोड पे चलते हैं? क्या सही ढंग से आप नियमों का पालन करते हैं? नहीं करते। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि संविधान क्या करता है? किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उसको लागू करने का कार्य करता है। उसमें भी जो कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका, अब कार्यपालिका में क्या है? कार्यपालिका का प्रधान आप राष्ट्रपति देखते हैं, फिर आपका प्रधानमंत्री, राज्य में देखते हैं तो कौन होता है? राज्यपाल।
तो वैसे क्या होता है कि जो प्रशासनिक जो ढांचा है उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब ध्यान से देखें, जैसे हमने कहा सर्वोच्च पे कौन है आपका, भारत आ जाता है। सबसे ऊपर कौन है आपका, देश की अगर बात करते हैं तो देश में आप कहेंगे सर कौन आ गया, भारत। ठीक है। और आप कहेंगे सर देश को हमने अनेक राज्यों में विभाजित कर दिया। किसमें विभाजित किया है, राज्यों में। और वर्तमान में राज्य कितने अपने यहाँ पर, 28 राज्य। ठीक है। और इन्हीं 28 राज्यों में एक आपका राज्य कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। अब ध्यान देना, इस राजस्थान को भी शासन व्यवस्था, ठीक है, अगर सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसको भी छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया आपने। छोटे खंडों में क्या है, अब आपको पता है कि राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं। आप कहेंगे सर वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं, 41 हैं। अब 41 जिलों अगर हटा दें, अगर सपोज करें 41 जिले हटा दिया आपने, पूरा का पूरा राजस्थान एक ही बना दिया, तो क्या सही ढंग से कानून व्यवस्था लागू कर सकते हो इतने बड़े क्षेत्र में, नहीं कर सकते। तो कानून व्यवस्था है उसको सही ढंग से लागू करने के लिए आपने क्या किया, अनेक जिलों में इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे भागों में इसको विभाजित कर दिया। अब क्या था कि छोटे छोटे भागों में विभाजित किया तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि कुछ जिलों को मिलाकर एक संभाग का रूप दे दिया जाए, ताकि वहां का नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ऊपर शीर्ष स्तर पर बैठकर सभी पर नियंत्रण रखना क्या है, मुश्किल है। तो आपने क्या किया, राजस्थान में, राजस्थान को आपने क्या कर दिया, संभागों में विभाजित कर दिया। किसमें विभाजित कर दिया, संभागों में। और संभाग है, संभाग के अंतर्गत आपने किसको शामिल कर दिया, जिलों को शामिल कर दिया। किसको शामिल कर दिया, जिलों को। ठीक है। जैसे राजस्थान में अगर हम कहें सर्वोच्च जो व्यक्तित्व है वो कौन है, राज्यपाल। वैसे ही संभाग पे संभागीय आयुक्त बैठेगा। वैसे ही जिलों की अगर बात करते हैं तो जिला कलेक्टर का आपने नाम सुना होगा। जिलों को आपने फिर किसमें बांट दिया, उपखंडों में। किसमें बांटते हो, उपखंडों में विभाजित करते हो। जैसे आपने एसडीएम का नाम सुना होगा, एसडीएम का नाम सुना होगा, जो आरएस है, आईएएस है, कलेक्टर बनता है। ठीक है। जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो क्या बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। वैसे आपने आरएएस का नाम सुना होगा, राजस्थान में आरपीएससी जो लेती है, आरएएस का पेपर लेती है, उसका जो सर्वोच्च पद होता है वो क्या होता है, एसडीएम का पद होता है। वो कहाँ बैठता है, उपखंडों में। उसके बाद में उपखंडों को भी आपने किसमें विभाजित कर दिया, तहसीलों में। किसमें, तहसील है, तहसीलों में। और यहाँ पर आपने नाम सुना होगा तहसीलदार। ज्यादातर आप किससे परिचित होते हैं, तहसीलदार से। ठीक है। तो उसमें क्या है, तहसीलदार। उसके बाद में भी इसको उप तहसीलों में विभाजित कर देते हैं। फिर आप ग्राम पंचायतों में इनमें विभाजित करते हैं। तो अलग अलग क्या हायरार्की बनी हुई है। तो हमें जो बात करनी है वो किसकी करनी है, संभागों की। ठीक है। संभागों को आप क्या कहते हो, मंडल भी कह देते हो। और जरूरी नहीं है कि भारत के सभी राज्यों में संभागीय व्यवस्था लागू हो, अनिवार्य नहीं है। जिन जिन राज्यों को यह महसूस होता है कि हमें संभागीय व्यवस्था लागू करनी है, तो उन्हीं राज्यों में संभागीय व्यवस्था लागू है। जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में संभागीय व्यवस्था हो। ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपका हायरार्की है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी आपको समझ विकसित करनी है कि भाई क्या है। ठीक है। अभी जो अपने संभागों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखें, अगर संभाग की अगर बात करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट लिखें, संभाग को मंडल के नाम से भी, मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है। उसी में अगला पॉइंट लिखें, राजस्थान में, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, व्यवस्था की शुरुआत, की शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब हुई है। तो आप कहेंगे, और इसी दिन आपको पता है 30 मार्च को ही आप क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस। क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है इसी दिन आपने वृहद राजस्थान है उसका गठन किया था। राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, जिसमें जो बड़ी रियासतें होती हैं उनका आपने क्या किया था, एकीकरण किया था। और इसी समय में ध्यान रखना, इसी समय आपके जो प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे, प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे आपके, कौन थे आपके, हीरालाल शास्त्री। कौन होंगे आपके, हीरालाल शास्त्री। अब एक बात बताओ, आपने कहा सर इधर आपने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का जो चरण है वो पूरा किया था। ठीक है। और इसी वृहद राजस्थान के चरण में आपने राजस्थान दिवस भी देख रहे हैं। और इसी समय जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए वो कौन थे, आपके हीरालाल शास्त्री। और आपको पता है इसी तिथि को आपने संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संभागीय व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, टीकाराम पालीवाल दे दिया, गुरुमुख निहाल सिंह दे दिया, हीरालाल शास्त्री दे दिया, या कोई और ऑप्शन आपको दे दिया, जयनारायण व्यास है वो दे दिया आपको, तो कौन होगा आपका। आपको पता है कि 1949 में 30 मार्च को जब आपने संभागीय व्यवस्था शुरू की, उस समय आपने पहला जो मुख्यमंत्री बनाया था वो कौन है आपका, हीरालाल शास्त्री। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की है, अगर पूछा जाए किसने शुरू की है, शुरू की, तो आप कहेंगे हीरालाल शास्त्री द्वारा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हीरालाल जी। ठीक है।
एक तो ये, तो यहाँ पर दो तथ्य, एक तो कब है, एक है किसने शुरू की है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो संभागीय व्यवस्था शुरू की तो कितने संभाग बनाए गए, तो ध्यान रखना। अब इस समय की अगर बात करते हैं, इस समय मतलब 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जो जिलों का गठन किया गया, जिले कितने बनाए गए इस समय, जिलों थे वो 25 बनाए, 25 थे कि आपके जिले बनाए गए इस समय। और उसी समय ध्यान रखना जो संभाग हैं, इसी समय जो संभाग हैं वो कितने बनाए गए, 5 संभाग कितने बनाए गए आपके, 5 संभागों का गठन किया गया। तो क्वेश्चन है एक तो कब, किसने और कितने, 3 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन एक यहां से ये भी हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन से संभाग का गठन है आपने 1949 में नहीं किया, या फिर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से संभाग है वो आपके सर्वप्रथम जो 5 संभागों में शामिल नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 5 संभाग कौन कौन से बनाए गए थे, पहले तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर जयपुर है, एक तो जयपुर को बनाया गया। दूसरे नंबर पे आपका जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है उसको बनाया गया। तीसरे नंबर पे आप कहेंगे सर आपका बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग है। चौथे नंबर पे आप कहेंगे सर कोटा संभाग है, कोटा संभाग है। और 5वें नंबर पे आप कहेंगे उदयपुर है, उदयपुर संभाग। कौन है, उदयपुर संभाग। तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले अगर बात करें तो 5 संभागों का आपने गठन किया हीरालाल शास्त्री के द्वारा। कौन कौन से आपके, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है और उदयपुर है। अगर पांचों याद करने में तकलीफ होती है तो वर्तमान में टोटल कितने हैं, 7। तो वर्तमान में 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं अपने यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो कौन सा है आपका अजमेर, एक तो अजमेर है और एक कौन सा है आपका भरतपुर है। तो ध्यान रखना अगर किसी विद्यार्थियों को लगता है कि 5 याद करने में तकलीफ हो रही है तो ये 2 याद कर लेना। कहने का अर्थ है कि ये 2 संभाग हैं इस समय शामिल नहीं थे, बाकी आपके वर्तमान में टोटल कितने, 7 हैं। तो 5 तो ये संभाग हैं, 2 ये हैं आपके। तो ये 2 संभाग उस समय शामिल नहीं थे, बाकी आपके जितने संभाग हैं वो आप इसमें शामिल होंगे। तो 5 याद होते हैं तो 5 याद कर लेना। अगर आपको ध्यान होता है कि 5 नहीं है, कन्फ्यूजन होता है, तो 2 याद कर लेना। अजमेर और आपका भरतपुर है उसको शामिल नहीं किया था, बाकी सभी को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि भाई किसने किया, हीरालाल शास्त्री ने। कब किया, 30 मार्च 1949 को। कितने संभाग, 5 संभाग। कौन कौन से संभाग, तो ये 5। कौन से शामिल नहीं, तो आप कहेंगे ये शामिल नहीं। इतने में किसी विद्यार्थी को डाउट यहाँ पर थोड़ा भी, हाँ जी, ये अभी आएगा, अभी तो चल ही रहा है, टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो बहुत घंटे भर चलेगा, ये चलेगा अभी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे, हाँ मैं बता रहा हूँ। अभी तो मोहनलाल आपका क्या है कि आपके सुखाड़िया जी आएंगे, ठीक है, सुखाड़िया जी आके इसको बंदी कर जाएंगे, इसको बंदी कर देंगे 62 में आके, इसको 24 अप्रैल 62 में आके बंदी कर जाएंगे, बोल कि हटाओ इसको। फिर उसके बाद में हरिदेव जोशी आएंगे आपके, कब 87 में जाके, वो कहेंगे वापस से लागू करो। फिर उसके बाद में फिर आपके कहीं वसुंधरा राजे आएंगे। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा आएगा यहीं पे। ठीक है, एक बार जितना लिखा है इतना नोट कीजिए आप। सोनू वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप पहले एरिया बढ़ा दीजिए। एरिया बता देंगे, ये जैसे समाप्त होगा बता देंगे एरिया कौन सा है कौन सा नहीं। अलग अलग है, स्थापना दिवस अलग है और आपका जो गठन का दिवस है, राजस्थान दिवस अलग है और स्थापना दिवस अलग है। स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर को मनाया जाएगा और आपका जो राजस्थान दिवस है ये आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। आगे करेंगे, जब एकीकरण पढ़ेंगे वहां पर इसका डिस्कस करेंगे अपन, यहाँ पे नहीं। अभी तक जितनी चीजें देखी इसमें किसी विद्यार्थी को डाउट है कोई, जितना अभी देखा हमने, यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है 30 मार्च 1949, हीरालाल शास्त्री 5, और कौन से शामिल और कौन से शामिल नहीं। ठीक है, हो गया नोट इतना। उसके बाद में ध्यान रखना अजमेर को कब शामिल किया गया, अगर पूछ लिया जाए आपसे, ध्यान रखना हमने कहा कि संभाग में आप जिलों को शामिल करते हैं, संभाग में आप किसको शामिल करते हैं, जिलों को शामिल करते हैं। एक बार थोड़ा सा लिखिए फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि क्या है क्या नहीं है। सर कितने लाइव हैं, अच्छा हो गया। बच्चों को ये बड़ी टेंशन होती है कि मैं ये अकेला देख रहा हूँ कोई और भी देख रहा है आप अकेले नहीं हो, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अजमेर को शामिल क्यों नहीं किया, पहले देखो ये तो है कि भाई आप रट लीजिए, एक समझ लीजिए। आपको पता है संभाग में आप किसको शामिल करते हो, संभाग में आप किसको शामिल करते हो, जिलों को शामिल करते हो। किसको शामिल करते हो, जिलों को। ठीक है, अब ध्यान देना आपको पता है कि भाई अपने राजस्थान में जो अजमेर है, अजमेर है शुरुआत में एक यूटीज था, आपको पता है
क्या था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल था, केंद्र शासित प्रदेश। और अजमेर को क्या बोला जाता, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। कहने का अर्थ है जब आपका 1930 मार्च 1949 को जब आपने संभागों का गठन किया था, जब ये संभाग बना रहे थे, उस समय आपको संभागों में किसको शामिल करना था, जिलों को शामिल करना था। किसको शामिल करना था, जिलों को। लेकिन आपका 30 मार्च 1949 को जब आप देखेंगे अजमेर है, अजमेर जिला नहीं था, क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। और केंद्र शासित प्रदेश को आप संभाग में शामिल नहीं कर सकते। और उसी दौर में आपको पता है जब राजस्थान का एकीकरण का चरण चल रहा था, राजस्थान एकीकरण का जो चरण चल रहा था आपका, और उसमें भी जो अंतिम चरण था, सातवां, अंतिम जो चरण था आपका कौन सा, सातवां चरण, ठीक है। और ये चरण कब पूर्ण हुआ था, आपको याद होगा तो आप कहेंगे सर 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब आपका अंतिम चरण था ना। ध्यान रखना, अभी हमने कहा कि 30 मार्च 1949 को आपके जिले कितने थे, मैंने पिछले स्लाइड में बताया कितने थे, 25 जिले। देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको, जब आप 30 मार्च 1949 को जब देखते हैं तो राजस्थान के जिले कितने थे, 25, और आपके संभाग कितने थे, 5। अब ध्यान दें, अब हमने कहा कि इस समय जिले कितने आपके 25, और एक क्या था आपका केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। अब ध्यान देना, जब 7वां चरण आया तो इसमें आपने क्या कर दिया, अजमेर को राज्य में घोषित कर दिया। अजमेर को क्या बना दिया, अजमेर को राज्य घोषित कर दिया, सॉरी राज्य क्या, जिला घोषित कर दिया, जिला घोषित कर दिया। कहने का अर्थ है कि पहले जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, अब आपने क्या कर दिया, 7वां जो चरण था एकीकरण का, अंतिम जो आपका चरण था 1 नवंबर 1956 को, आपने क्या कर दिया, इस केंद्र शासित प्रदेश को अब क्या बना दिया, जिला बना दिया। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है। अब एक बात बताओ, 25 जिले तो ये हैं, और 25 के बाद में 26वां जिला है, 26वां जिला आपने किसको बनाया, तो 26वां जिला है कौन सा बन गया आपका, अजमेर। बना नहीं बना, तो बहुत बार ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, या तो आप रट लो या समझ लो, या तो रट लो 26वां कौन सा है, अजमेर है, 26वां कौन सा अजमेर है, या आप समझ लो इस हिसाब से, क्योंकि जब आपने शुरुआत की राजस्थान दिवस तो आपके 25 जिले थे, 5 संभाग थे। अजमेर को संभाग क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि संभाग में कौन शामिल होते हैं, आपके जिले, जिले शामिल होते हैं, और उस समय जो अजमेर था खुद एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसको शामिल हम नहीं कर सकते थे। जब राजस्थान के एकीकरण के चरण था, जो लास्ट चरण था, ये कब पूर्ण हुआ था आपका, 1 नवंबर 1956, और इसी को राजस्थान स्थापना दिवस कहते हो। आप क्या कहते हो, इसी को राजस्थान स्थापना दिवस किसके रूप में जानते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस। और इसको आप किस रूप में मानते हैं, इसको किस क्या कहा, राजस्थान दिवस, इसको क्या कहते हैं आप, राजस्थान दिवस। तो दोनों अलग हैं, एक नहीं है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे क्या है, 1 नवंबर 1956, यानी अगर तिथि की अगर बात करेंगे तो 1 नवंबर ही, 56 को तो आपने गठन किया था उसका, ठीक है। तो आपने क्या किया, 26वां जिला, 25 पहले थे, 26वां जिला आपने किसको बनाया, अजमेर को। अब एक बात बताओ, अजमेर जिला बनते ही तो संभावना है कि ये संभाग बनने की स्थिति में होगा, होगा नहीं होगा, ये तो संभावना है ना कि भाई अजमेर है, पहले संभाग क्यों नहीं बना था, क्योंकि ये जिला नहीं था। अब जैसे ही 1956 में ये क्या हुआ आपका, जिला बना, तो इसको क्या बनाया आपने, जैसे ही ये जिला बना, जैसे ही जिला बना बना तो इसे संभाग बनाया गया, तो इसे क्या बनाया गया, संभाग बनाया गया, तो इसे क्या बनाया गया, संभाग बनाया गया। अब एक बात तो, अब टोटल संभाग कितने होंगे। अब देखो हमने कहा, पहले जो हमने कहा 30 मार्च को संभाग है, हीरालाल शास्त्री ने, देखो यहाँ पर हमने कितने संभाग बनाए थे, 5 संभाग। अजमेर को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जिला नहीं था। आपने 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण था उसमें आपने अजमेर को क्या कर दिया, जिला बना दिया, और तो एक संभाग भी आपने बना दिया। तो कितने हो गए टोटल, 6। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन है, पूछा जाता है, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, राजस्थान का 6 संभाग कौन सा था, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने संभाग थे, कुल कितने संभाग थे, ठीक है। पहले में ऑप्शन की मैं बात बता रहा हूं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो आपका ए नंबर पे आपका जयपुर, बी नंबर पे आपका अजमेर, सी नंबर पे कोटा, डी नंबर पे आप उदयपुर, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि भाई आपका राजस्थान का 6वां संभाग कौन सा बना, कौन सा बना, अजमेर। आपका आंसर आ गया अजमेर, ठीक है। तो मैंने भी मान लिया आपका आंसर कि भाई चलो ठीक है, आपने दिया है आंसर अजमेर, मान लिया, बी आंसर हो गया।
ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई टोटल संभाग कितने हैं, तो ए ऑप्शन है आपके पास में 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है आपके साथ में 7। अब इसमें ऑप्शन आपके सामने है कि भाई ए बी सी डी। ठीक है, अब ध्यान रखना जिन विद्यार्थियों को लगता है कि छठा संभाग कौन सा है, अजमेर है, तो उनके दिमाग में आता है कि 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, आपके संभाग कितने हो जाएंगे 6। तो ज्यादातर जिन विद्यार्थी हैं जो सीधा सा अगर दिमाग नहीं लगा रहे हैं सीधा सा, तो वो आंसर क्या देंगे, आपका सी आंसर मानेंगे। क्या मानेंगे, सी आंसर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो आंसर जो आपका सही रहेगा वो क्या रहेगा, 5। क्या रहेगा, 5। आप कहो सर ऐसा क्यों, ध्यान रखना 1 नवंबर आपका 1956 को जो अजमेर को संभाग बनाया गया, तो जयपुर को संभाग समाप्त कर दिया। जयपुर था जो पहले 5 संभाग में जयपुर शामिल था, अब क्या किया, जयपुर की जो संभाग का जो पद था ना, संभाग बनाया था, उसको तो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और जयपुर के स्थान पर संभाग किसको बना दिया, अजमेर को। ठीक है, ठीक है, क्या चीज, जयपुर तो वापस शामिल करेंगे 87 में, तो वापस शामिल करेंगे, एक बार थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, अब ध्यान रखना आपने क्या कर दिया, जयपुर को समाप्त कर दिया, और जयपुर को समाप्त करके क्या कर दिया, किसको बना दिया, अजमेर को। तो अभी भी संभाग तो कितने हैं, 5 ही हैं। ध्यान रखना संभाग कितने हैं, 5 ही। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि अजमेर संभाग का प्रारंभिक मुख्यालय था। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको बार बार, एक तो होता है कि मैं सीधा सीधा लिखवा के चला जाऊं कि भाई ये है, क्यों आप फिर मैंने पहले बताया अनकॉन्शियस माइंड से उनको पढ़ोगे और पढ़ के निकल जाओगे। आपको एक क्वेश्चन पहले पुटअप कर लिया तो आपका दिमाग हाँ कहेगा ऐसा क्वेश्चन हाँ भाई बन सकता है, फिर आपको जो लिखवाया जाएगा तो आप जब रिविजन करेंगे तो उस पॉइंट पर फोकस करेंगे कि हाँ ये आपने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बिल्कुल नया है, और इसलिए आपके आंसर भी नहीं आ रहे, क्योंकि आपके आंसर कहाँ आते हैं, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, कोई सोचा है। और मैंने पहले कहा कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछे उसके बाद में किताबों में कहीं अपडेट आए फिर आप याद करो, इससे अच्छा है कि आपकी तैयारी उस लेवल की रखो कि क्वेश्चन कहाँ से क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या होता है कि जितने भी संभाग है वर्तमान में उनका जो मुख्यालय होता है, जैसे अजमेर का अजमेर में है, जयपुर का जयपुर में है, बीकानेर का बीकानेर में, उदय जोधपुर का जोधपुर में। लेकिन ध्यान रखना जब आपने अजमेर को जब आपने संभाग बनाया था तो इसका जो मुख्यालय आपने अजमेर को न बनाकर किसको बनाया था, जयपुर को बनाया था। तो ध्यान रखना अजमेर को आपने मुख्यालय तो बनाया, सॉरी संभाग तो बनाया था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ था, जयपुर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर क्या करेंगे, अजमेर है तो संभाग यहाँ पे होगा, अजमेर में होना चाहिए। लेकिन बाद में जब जयपुर को वापस से संभाग बना दिया आपने 26 जनवरी 1987 को, ठीक है, हरदेव जोशी के द्वारा, उसके बाद में आपने जयपुर को वापस से कौन सा संभाग, छठवां संभाग, अब छठवां संभाग वैसे नहीं, अब 5 की बजाय कितने संभाग होंगे, 6 संभाग होंगे, तब आपने अजमेर को अलग से कर दिया था। ठीक है, तो इतना एक बार आप नोट कर लीजिए, इसी फॉर्मेट में आपको याद हो जाएगा, या मैं लाइन टू लाइन लिखवाऊँ ये भी बता देना मेरे को, किसी को पॉइंटों में लिखवाऊँ या ये अभी तो क्लास में तो सही सही बोल देते हैं, कई विद्यार्थी हैं बड़े तेज शातिर किस्म के, और ऑफिस में जाके कहते हैं "ओ, सर वो तो ऐसे करवा देते हैं"। अरे तो क्लास में पूछ रहा हूँ तो वही बता दो ना मेरे को, वहां जाके ज्यादा सुने हैं, पॉइंटों में लिखवाएं। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना कि भाई जो आपको है जो समस्या है क्लास में बता दो, यहाँ तो चुपचाप बैठे रहेंगे, 10 बार पूछूंगा हाँ भाई बताओ, नहीं कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक है सर, फिर बाहर जाके जाते वक्त एक टू चेक वहाँ पे करके जाएंगे ऑफिस में, बोलो वो लिखवाते नहीं है ढंग से। अरे तो क्लास में पूछ रहा हूँ ये बोल दो है। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक बार जिसको ये बनाना है ये लिख ले, ठीक है, फिर मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से करेंगे पर हाँ लाइन में लिखवा देंगे जी तुम। करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे, हाँ करंट अफेयर्स की सबसे लास्ट में लगेगी गौरव, सबसे लास्ट में करंट अफेयर्स की, हाँ पॉइंटों में लिखवा रहे हैं, पॉइंटों में लिखवा दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, फिर अब क्या आएंगे आपके पास, आपके मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे, वो क्या कहेंगे भाई 1962 में कहेंगे भाई ये संभागीय व्यवस्था क्या कर दो, समाप्त कर दो, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी आपके मुख्यमंत्री बने, हरदेव जोशी वापस से क्या करेंगे, संभागीय व्यवस्था लेके आएंगे। तो ये 5 संभाग तो ऐसे कैसे रहेंगे, और कहेंगे जयपुर को भी अब क्या कर दो, संभाग बना दो। अब टोटल संभाग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर आपके जून 2005 में वसुंधरा राजे आएगी, आपकी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, वो आएगी तो फिर क्या करेगी, आपका एक नया संभाग 7वां संभाग कौन, भरतपुर को क्या करेगी, संभाग बना देगी। ठीक है, अब ध्यान रखना बहुत सारे विद्यार्थी पहले बड़े आंकड़े याद हैं कि पहले क्या था कि ये क्वेश्चन बहुत कम आता था कि सर्वाधिक जिले किस संभाग में है, क्योंकि पहले 2 संभाग इसमें जैसे थे कि जिसमें 6-6 शामिल हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, एक ऐसा संभाग हो गया जिसमें सबसे ज्यादा 8 शामिल होते हैं। ठीक है, कम में 4 वाला है, वो तो पहले वाला सेम पैटर्न है, 4 का तो वही 4 का 4 का ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बदलाव कहाँ हो गया, आपके सबसे ज्यादा में। ठीक है, तो उनको देखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा आर्द्रता है,
कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है या जनसंख्या घनत्व है? कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें सर्वाधिक ज्यादा नदियां हैं? कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें न्यूनतम क्या है आपकी नदियां हैं? कौन सा संभाग ऐसा है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? कौन सा संभाग ऐसा है जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है? या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा संभाग ऐसा है जो लगभग सभी संभागों से, लगभग क्या सभी संभाग 7 हैं, 7वां खुद है, बाकी 6 से सीमा लगाता है, ऐसा कौन सा संभाग है? या फिर पूछ लिया जाता है मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर पॉइंटों में लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन बने तो आप उसको देने की स्थिति में क्या रहे हो वहां पर। ठीक है, इतना हो गया, लिख लिया आपने? कौन सा? अजमेर? नहीं नहीं, अजमेर तो पहले ही, अजमेर को तो देखो मेरी बात सुनो, जब आपका क्या हुआ था, जब एकीकरण का जो चरण हुआ था, 7वां चरण जो अजमेर को बनाया गया था, उसी 1956 में संभाग बना दिया था, इसको ध्यान रखना। और 1956 में जयपुर को इन्होंने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। ठीक, मोहनलाल सुखाड़िया एक 87 में तो क्या है, वापस से लागू किया है संभाग व्यवस्था। आप एक बार आंकड़े देखना, आपने जाके एक बार थोड़ा सा कवर करना। तो अब मैंने एक बार पहले भी आपको एक क्लास में एक बात कही थी, मैंने एक बार पहले भी आपको एक बार कही थी, आपने उस समय भी मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि उसने लिखवा दिया तो सटीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई सर्वोच्च, मैं अपने आप में अपने विषय का सर्वोच्च ज्ञाता हूँ। अब ये सही है क्या कि मैंने जो लिखवा दिया वो सही है? गलती मेरे से भी तो हो सकती है। तो आप किताबें पढ़ के कहीं कुछ लिखा हुआ उसको देख के इस चीज़ को मत जज किया कीजिए कि हाँ भाई वो वहाँ उस किताब में पढ़ लिया तो वो सही है। अब मैं भी इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, 4 बार बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, तो मैं भी कहीं पढ़ के आया हूँ तो ही बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कहता हूँ हाँ देख के बताऊंगा यार। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बहसबाजी हो जाती है, मैं कहता हूँ ऐसा है, मैं कहता हूँ, फिर लास्ट में मेरे को कहना पड़ता है चलो ठीक है? अब ये है कि भाई आप कह रहे हो कि हो सकता है आप सही हो, ठीक है, मैं ये नहीं कर आप गलत हैं, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, देखा हूँ, जो मेरे को समझ है, तो उस हिसाब से तो मैं हूँ। फिर भी अगर ऐसा होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा क्रॉस, अगर मेरे को लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा चेंजेज है तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इतना हो गया सबका। तो उसी में आप लिखे आगे, पॉइंटों में लिखने हैं, जिसको वो पॉइंटों में लिख लेगा। उसमें लिखे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण या ब्रैकेट में लिख लो अंतिम चरण में अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश से जिला घोषित किया गया। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना राजस्थान का 26वां जिला राजस्थान का 26वां जिला। उसी में आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसको 1 नंबर डाल दीजिए, उसको 2 नंबर। उसमें लिखना 1956 में अजमेर को राजस्थान का छठवां संभाग बनाया, लेकिन लेकिन संख्या की दृष्टि से पांचवा ही संभाग था। ठीक है, उसी में आप इसको अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे कारण अजमेर को जयपुर के स्थान पर संभाग बनाया गया। ठीक है, उसी में नोट डाल के लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में, या तीसरा पॉइंट लिख लें या नोट डाल के लिख लें, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, उसमें लिखें लेकिन, आप ऐसे लिखना, लेकिन अजमेर संभाग का मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। और जयपुर को अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन पूछे तो। और यहाँ पर ध्यान रखना, हमने कहा कि छठवां संभाग कौन सा, अजमेर है, लेकिन संख्या की दृष्टि से अभी भी कितने संभाग है राजस्थान में? 5 ही संभाग है। क्यों? क्योंकि अजमेर को किसके स्थान पर लाया गया है? जयपुर के स्थान पर लाया गया। जयपुर को संभाग समाप्त किया गया है और अजमेर को संभाग बनाया गया है। ठीक है, सोनू डबल बार नोट मत कराओ सोनू, दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी बैठते हैं तो दोनों को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं वैसे लिखवा दूँ, कईयों को वैसे समझ आता है, कईयों को वैसे समझ आते हैं।
अभी तक जितना हमने समझा, ये किसी को डाउट है? ये 5 6 क्या चल रहा है, कोई है ऐसा? क्लियर है क्या कहना चाह रहा है ये? कहने का मतलब है पहले आपने 5 बनाए थे, ठीक है, किसने बनाए? हीरालाल शास्त्री ने। कब बनाए? 30 मार्च 1949 को। फिर क्या हुआ आपका राजस्थान एकीकरण जब पूरा हुआ, लास्ट चरण था आपका, 7वां चरण कब था? 1 नवंबर 1956 को। उस समय आपने अजमेर को क्या किया? एक जिला बनाया, और जिला बनाकर उसे क्या बना दिया? संभाग। तो वैसे देखा जाए तो 6 संभाग होने चाहिए थे, लेकिन अजमेर को संभाग बनाया, तो उससे पहले जयपुर को इन्होंने संभाग समाप्त कर दिया। जयपुर के स्थान पर इन्होंने किसको बना दिया? अजमेर को। तो अभी भी संभागों की संख्या कितनी रहेगी आपकी? 5 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका 24 अप्रैल 1987 को, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया हैं आपके, आएंगे मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के, और वो आके क्या करेंगे? इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की? तो हीरालाल शास्त्री। किसने समाप्त की? मोहनलाल सुखाड़िया। किसने पुनः शुरू की? क्वेश्चन ये भी आता है कि किस मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की गई? तो आपके हरदेव जोशी। या फिर पूछा जाए कि राजस्थान का 7वां संभाग किसके द्वारा गठित किया गया? तो वसुंधरा राजे के द्वारा, ठीक है। हो गया लिखने का काम? थोड़ा सा लिखिए जल्दी से। जितेंद्र, आप 2 ही लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बाकी लोग हैं वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं, ठीक है। जिसके कमेंट्स आते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। जो आपने, कई विद्यार्थी हैं कमेंट्स कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। अब कई विद्यार्थी हैं, वैसे मैं क्लास में कहता हूँ क्लास में बच्चों को बेशरम होना चाहिए। बेशरम का मतलब पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं कि कपड़े खोल के खड़ा हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वैसे इनको बाहर बोल दो, बाहर इनको चाय की थाली पे बिठा दो, तो इनकी आवाज़ बंद नहीं होती। पटर पटर पटर, और 2 4 बीप 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 ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। और क्लास में आते हैं इनका पूछा, मतलब बिल्कुल ये समझ में नहीं आता। कई विद्यार्थियों को देख के भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखते ऐसे रहते हैं बस, उसमें ये नहीं समझ आता कि भाई क्या करूँ। एक तो होता है कि भाई समझ आ रहा है, वो न्यूट्रल होती है। अब कई विद्यार्थी थोड़े हंसमुख हैं, देख के पता लग जाता है हाँ भाई समझ आ रहा है। कई विद्यार्थी थोड़े से ऐसे हैं तो पता लग जाता है कि भाई थोड़ा कम समझ आ रहा है। कई ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, उसमें देख के ये नहीं पता लगता कि भाई इसको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। न बोलते हैं ना कुछ और करते हैं, फिर संशय में कौन? सामने वाला, ठीक है। हो गया। अब ध्यान देना, आगे लिखें, उसमें लिखें, अगला पॉइंट लिखें, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी, समाप्त कर दी, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखें, या इसी में नीचे अंडरलाइन करके एरो डाल के आप लिख सकते हैं, 26 जनवरी, हिंदी में लिख देता हूँ, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार, हरिदेव जोशी सरकार द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था, पुनः संभागीय, साथ साथ लिखते रहे समय बचे, पुनः संभागीय व्यवस्था लागू की, ठीक है। इसी में नीचे नोट डाल के आप लिखेंगे, 1987 में ही, 1987 में ही राजस्थान राजस्थान में जयपुर को पुनः संभाग का दर्जा दिया गया, पुनः संभाग का दर्जा दिया गया, पुनः संभाग का दर्जा दिया गया। अर्थात अब राजस्थान में कुल संभागों की संख्या 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। पहले कितनी थी? 5, ठीक है। अब वापस से, अब आपका अजमेर तो है ही है, अजमेर के साथ साथ आपने किसको शामिल कर दिया? जयपुर को शामिल कर दिया। अब टोटल कितने हो गए आपके? 6 हो गए, ठीक है। उसी में आप आगे लिखेंगे, उसी में आप लिखें, 4 जून 2005 को वसुंधरा वसुंधरा राजे सरकार ने भरतपुर को 7वें संभाग के रूप में शामिल किया।
शामिल किया। ठीक है, वर्तमान सबसे नवीनतम संभाग, सबसे नवीनतम संभाग। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका? भरतपुर होगा। ठीक है, कुछ बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, मेरे को बस समय चाहिए होता है, समय मेरे को मिल जाए तो। समस्या ये होती है समय नहीं मिलता, 2 घंटे और बढ़ा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं खोलता। अब मैं बताऊं कि भाई स्वतंत्रता के बाद में अगर मेरे को एक्चुअल में बताना तो कहाँ से शुरू, कहाँ करना था? 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। उससे पहले भी मेरे को जुलाई 1947 में जाना था, जब अपने रियासत विभाग की स्थापना की, क्योंकि उस समय रियासतों के एकीकरण का जो दौर चला था। तो आपके कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक क्या रियासत समिति का गठन किया आपने जुलाई 1947 में। उसमें उनके सचिव के रूप में वीपी मेनन को आपने बनाया, उनके द्वारा फिर कहिए रियासतों का गठन किया गया। फिर मेरे को ये भी बताना था कि यहाँ पर 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। इन 19 रियासतों को, 3 ठिकानों को क्या करना था? भारत में शामिल करना था, और उसी के तहत आपका राजस्थान में एकीकरण भी शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद में 25 आपके आपके जिले थे। 26वां कौन बना आपका? कौन सा बनेगा? अजमेर। 27वां कौन सा बनेगा आपका? धौलपुर। 28 में 1991 में 3 आपके जिले बनेंगे, जिसमें आपका एक बारा है, एक दौसा है और एक राजसमंद है। ठीक है, उसके बाद में आप जाएंगे 94 के आसपास तो आपका हनुमानगढ़ है। उसके बाद में 97 में जाएंगे तो आपका करौली है। ठीक है, और उसके बाद में सबसे नवीनतम आपका कौन सा? 2008 में प्रतापगढ़ है, जो आपका परमेश चंद समिति है जो उसकी सिफारिश पर। उसके बाद में आपको पता, राम लुभाया समिति 2023 में आपने 7 सितंबर 2023 को 19 जिलों को गठित कर दिया, मतलब पूरा प्रसाद के रूप में बांट दिया सबको है। दूदू को भी आपने जिला बना दिया, जो इधर जाएंगे ना अजमेर रोड पे तो एक पुलिया है, पुलिया चढ़ते हैं तो दूदू शुरू होता है और पुलिया खत्म होती है दूदू खत्म हो जाता है, उसको भी आपने जिला बना दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे बांट गया, क्योंकि गहलोत सरकार को ही पता था अब आए नहीं आए, पता लगा अगले 5 साल बाद में सांसें चले नहीं चले, तो बोला कि जाते जाते कुछ तो हल्का करके जाए कि लोग याद करें। तो बांट के प्रसाद के रूप में जो भी बोला कि जिला जिला बोले ले लो, बोला कि मुझे भी, बोले तुम भी ले जाओ है। उसके बाद में आपके ललित के पवार समिति का वापस आपने गठन किया, और ललित के पवार समिति बोला कि भाई इनको समाप्त करो, 19 को हटाओ। वो 3 संभाग बना गए थे उनको हटाया, बोला कि 8 ही ऐसे हैं जो जिले बनने लायक हैं, तो इन 8 को रखो, बाकी सबको क्या करो? समाप्त कर दो। ठीक है, तो इसी में राम लुभाया जो समिति आई थी, उन्हें 3 नए संभाग और जोड़ दिए थे। कौन कौन से? एक तो सीकर को, एक पाली और एक आपका बांसवाड़ा। ठीक है, फिर ललित के पवार समिति की सिफारिश पर वापस से उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वो भी अपन यहीं पे ऐड कर लेते हैं, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लाइनों में लिखो, हम तो पहली बार अभी लाइन में तो है, ये क्या है? और कैसे लाइन में लिखो? अच्छा, आप एक काम करो, ऐसे लिख लो वहां पे पहले, अगर फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को समस्या आ रही है, यहाँ पे कितने 3 नंबर हो गए थे ना, आगे से कर लो, इसको कर लो 4 नंबर, इसको कर लो 5 नंबर। ठीक है, ये नोट डाल लो, इसको कर दो 6 नंबर। अब ठीक है, बन गई लाइनें। विश्वेंद्र कुमार वर्मा, अभी भी अगर समस्या है तो आप बताओ कैसे लिखवाना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में आगे नोट डाल के आपको लिखना है, एक नोट डाल के लिखें 7 सितंबर 2023 को, 2023 को गहलोत सरकार ने राम लुभाया, ये समिति का नाम याद रखना, ये काफी बार पूछ ली जाती है, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर 3 नए संभाग संभागों का गठन किया, संभागों का गठन किया, गठन किया। अब ये 3 नए संभाग कौन कौन से थे? एक तो आपका बांसवाड़ा, एक इसमें पाली को शामिल किया इन्होंने, और एक इसने सीकर को शामिल किया। किसको शामिल किया? सीकर को शामिल किया। ठीक है, उसी में आप कहेंगे लेकिन बाद में, उसी में आप कहेंगे लेकिन भजनलाल सरकार भजनलाल सरकार ने ललित के पवार, ये समिति याद रखना, इस पर अभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। पवार ललित के पवार समिति की सिफारिश पर उन्हें इन 3 संभागों को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अभी तीनों को वापस समाप्त कर दिया, तो अब वापस से कितने बच गए आपके? 7। तो वर्तमान में, तो इसमें लिखना अतः वर्तमान में 7 संभाग ही हैं, संभाग ही है।
पहले कितने हो गए थे, 3 शामिल हो गए थे तो 10 हो गए थे। यहाँ पर संभागों की संख्या कितनी हो गई थी आपकी, 10 हो गई थी, लेकिन वापस से आपने समाप्त कर दिया तो इनको वापस से कितनी बच गई, 7। तो सर आपने तो अब मन में ड्रिप पैदा कर दिया, आप प्लीज उस हिसाब से पढ़ाओ कि एग्जाम में जीके में 30 में 25 क्वेश्चन सही हो। ध्यान रखना एक चीज है, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि भाई एक बहुत बार क्वेश्चन आपके जो यूट्यूब पे आपकी जो ये क्लासें आती है, मैराथन क्लासें वगैरह डालते हैं, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें एक जो थंबनेल बना होता है ऐसा ही पेपर आएगा, यही आएगा, है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत से विद्यार्थी, जैसे मैं भी क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें भी भाई लिखा होता है ऐसा ही पेपर आएगा। ऐसा ही पेपर आने का मतलब है कि भाई पैटर्न ऐसा ही आएगा। कई बच्चों को लगता है, वो उसमें कमेंट्स आते हैं कि सर इतना डिस्क्रिप्शन क्यों करवा रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर लगा के चलो ना आगे। अब उनको लगता है कि ऐसा ही आएगा तो ये 100 क्वेश्चन रट लो, काम बन जाएगा। तो ऐसा ही नहीं होता है। उसमें साथ में नीचे मेरे को लग रहा है एक टैगलाइन और लिखवानी होगी, ऐसा ही आएगा पर आप जैसा ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि उसके आसपास की 10-5 चीजें बताई जाती हैं, ताकि क्या है, क्वेश्चन उसके आसपास कहीं से टकरा जाए, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या ऐसे ही बच्चों को कहते हो ना कि भाई एक किताब निकाल दो, किसी को किताब को फेमस करना है, उसमें 50 पेज की किताब निकाल दो, बोला कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। मैं कह रहा हूँ रातों रात किताब उठ जाए, उनको लगे कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं आए। हैं? हाँ, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है। अब एक बात बताओ, अब कई बच्चों को लगता है कि जो बोर्ड पे लिख दिया वही लाइन आएगी। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ स्वयं का विवेक भी होता है, खुद की समझ भी होती है पेपर में, ठीक है। स्वयं का विवेक के आधार पे भी करते हैं, और वहीं पे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भाई 26वां जिला मैंने अजमेर लिखवाया, ठीक है। अब जैसे उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई मैंने संभागीय अवस्था बताई कि भाई जयपुर को यहाँ पर समाप्त किया और अजमेर को बनाया गया। अब वहाँ पे पूछ लिया जाए कि भाई कि राजस्थान का 26वां जिला, अब वो 26वां जिला भी नहीं, अब कहो कि भाई अजमेर को संभाग के रूप में तब्दील किया गया, उससे पहले अजमेर क्या था, ठीक है। आप पूछ लिया केंद्र शासित प्रदेश था, एक राज्य था, या एक जिला था, या कुछ था, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जरूरी, अब आपको इतना तो पता लग गया ना, पहले यूटी था बाद में जिला बना। अब आप कहो कि सर आपने ये तो नहीं लिखवाया कि भाई अजमेर है 1956 से पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ बाद में। अब ये तो खुद का भी विवेक होता है, खुद की समझ भी होती है, तो उसको भी अपने को काम में लेना है वहां पर, ठीक है। ये तो बात हुई इनकी। अब बात आती है कि भाई कौन सा संभाग में कितने जिले हैं, और कौन से संभाग की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। अब मैं एक मैप खोल देता हूँ, उसमें आपको मैप पे बनता है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सा है, आपको मैंने कहा है कि एक तरफ नाम लिखना है और एक तरफ आके क्या लिखना है, जिले लिखना है, ये जिले इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इतना हो गया सबका। पर इतना है कि जब आप पेपर करेंगे तो पेपर में जहाँ पर मेरे को पूरी छूट मिलती है कि आप अपने हिसाब से पढ़ाइए, वहाँ मैं गारंटी लेता हूँ 90% क्वेश्चन की, ठीक है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, और दुआ करता हूँ आपके साथ भी नहीं हो। और किस्मत आपकी खराब हो या मेरी खराब हो तो हो भी सकता है, 100% ये भी नहीं है कि कभी बार अपन फाप मार देते हैं ना, ऐसा ही होगा, पर पता लगा उधर कुछ भी नहीं आया, फाप रही धरी रह जाती है, ठीक है। पर इतना है कि भाई इतने क्वेश्चन आपके पक्के टकराएंगे जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस बात यह है कि आप रिवीजन कितना करते हैं, डिपेंड रिवीजन पर है, क्लास के नोट्स बनाने पर डिपेंड नहीं है। अगर आपका रिवीजन नहीं है, आपने नोट्स बना बना के रख लिए तो भी कोई फायदा नहीं है। ये देखो आपका अलग अलग कलर में अलग अलग संभाग आपको बताया गया। देखो पहले तो देखो याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, देखो ऐसा क्वेश्चन देखो काफी बार क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते खुद को भी ये आने लग जाता है, मेरे भी यहाँ आने से पहले ये दिमाग में नहीं था कि भाई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन काफी बार क्या है कि आप पढ़ाते हो तो पढ़ाते पढ़ाते आपके दिमाग में तुरंत हिंट, अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया कि निम्न में से कौन सा संभाग है जो उत्तर दिशा में है, राजस्थान के उत्तर में स्थित संभाग कौन सा है, या पूर्व में स्थित संभाग कौन सा है, या मैंने कहा कि मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, या आपका दक्षिणी संभाग कौन सा है, या आपका पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्व आपका दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सा संभाग है राजस्थान का, या आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा संभाग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले तो आप सीधा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप कहेंगे सर, एक तो हम कहें कि भाई संभागों को करें कि टोटल 7 संभाग हैं हमें देखने, तो आप आपको पता है ऊपर की तरफ कौन सी आपकी उत्तर दिशा होती है, इधर क्या है पूर्व दिशा, और इधर क्या है आपकी पश्चिम दिशा। ये क्या है आपकी नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है आपका वेस्ट, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तर में कौन सा है, तो आप कहेंगे सर उत्तर में बीकानेर संभाग दिखेगा। कौन सा संभाग है, बीकानेर। पूर्व में कौन सा, आप कहेंगे सर भरतपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, भरतपुर। दक्षिण में कौन सा, आप कहेंगे सर उदयपुर संभाग है। पश्चिम में कौन सा, आप कहेंगे सर जोधपुर संभाग है। अगर पूछा जाए कि मध्य में कौन सा संभाग है, तो आप कहेंगे अजमेर। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजमेर मध्यवर्ती संभाग कौन सा है राजस्थान का, तो कौन सा हो गया मध्यवर्ती, अजमेर। अब ध्यान रखना दो संभाग हैं, दो संभागों की बात करें तो एक संभाग तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, उत्तर पूर्व दिशा में। एक संभाग आपका ये नॉर्थ ईस्ट है, आपका उत्तर पूर्व दिशा है, और एक संभाग आपको देखने को मिलेगा आपका साउथ ईस्ट में।
ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा होगा आपका, जयपुर संभाग। कौन सा होगा, जयपुर संभाग। और इधर अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कौन सा, कोटा संभाग, कोटा संभाग। ठीक है, हो गए टोटल आपके साथ। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, और एक आपका उत्तर पूर्व में कौन सा है, और दक्षिण पूर्व में आपका कौन सा है। तो टोटल है, पहले तो आप इतना सा फॉर्मेट ये बना लीजिए। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले जोधपुर संभाग, इधर पश्चिम से ही अपना पढ़ना शुरू करेंगे। जोधपुर संभाग। ठीक है, या तो आप एक बार इसको रहने दो, मैं बताऊं वैसे करना, उसमें थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको। पहले आप बस इतना है, इतना लिखिए आप। इसको समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, कोई डाउट इसमें। देखो यहाँ पर उत्तर में कौन सा, ये बीकानेर संभाग है, और ये दक्षिण में आपका उदयपुर, इधर पश्चिम में आपका क्या है, जोधपुर, इधर पूर्व में भरतपुर, और नीचे आपका क्या है, इधर मध्य में आपका अजमेर, ये दक्षिण आपका पूर्व है, और ये क्या है आपका उत्तर पूर्व है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहे हैं। हो गया। अभी मैं ये मैप पुराना है, इसको थोड़ा सा अपने को एडिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा, क्योंकि फलोदी को भी अपने को इधर से शामिल करना है, थोड़ा सा ऐसे लेना। हाँ, फलोदी को भी शामिल करना पड़ेगा ना अपने को, इसमें फलोदी को शामिल नहीं कर रखा है उधर। ठीक है आपका। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। ठीक है, और थोड़ा सा समझाने इधर वाला साफ कर दूं क्या, पर वो बाद में पीपीटी में दिक्कत आए, कर देता हूँ। पीडीएफ में नहीं आएगा क्या, कोई नहीं, आपने लिख तो लिया होगा वैसे, पीछे 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 बैक करके आप देख लेना है तो, क्योंकि जो समझाना चाह रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब ध्यान देना, इधर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये यहाँ से आपकी कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आपको। ये बाड़मेर तक, यहाँ तक बाखासर तक आपको ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको देखने को मिलेगी। ऊपर आपका बीकानेर आ जाता है, आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ बीकानेर संभाग है, वो आपको देखने को मिलेगा, इधर क्या आ जाएगा आपका बीकानेर। ठीक है, और ये आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आप कहेंगे ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो आप इधर कह सकते हो पाकिस्तान। ठीक है, आप कहेंगे सर्वाधिक लंबी, पहला पॉइंट मैं इसलिए सर्वाधिक लंबी, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला, साझा करने वाला संभाग है। तो पहला पॉइंट तो आपका क्या हो गया, अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से या राजस्थान के जितने भी संभाग है उसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला संभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन है, आपका जोधपुर। अगर इसमें राज्यों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राज्य है, ये क्या आपका जैसलमेर, ये आपका फलोदी,
फलोदी, ये आपका बाड़मेर, ये आपका जालोर, ये आपका सिरोही, ठीक है। इधर की अगर बात करें तो ये पाली, ये बालोतरा, और ये आपका क्या हो गया, जोधपुर। टोटल कितने हैं? तो दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है इसमें, दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे, कुल 8 जिले, 8 जिले शामिल हैं। पहली लाइन तो लिखने कुल 8 जिले शामिल हैं, और ध्यान रखना जितने भी संभाग है उसमें सबसे ज्यादा अगर जिले किसी संभाग में है तो किसमें, इसी में। तो आप दूसरा कहेंगे सर्वाधिक जिलों वाला, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो आपका कौन सा होगा, जोधपुर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट लिखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। अगर पूछा जाए, तीसरा जो पॉइंट आपको लिखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका, जोधपुर संभाग। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक बार आप लिखिए, मैं समझा देता हूं। न्यूनतम और अधिकतम वाला भी देख लेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आपको लिखना है इसी में, न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है, ठीक है। अगला जो पॉइंट लिखना है आपको, न्यूनतम आर्द्रता वाला वाला संभाग है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसी में, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला वाला संभाग है, संभाग है। वहीं पर एक पॉइंट और लिखेंगे आप, सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशील, परिवर्तनशीलता वाला, एक बार लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा, सब वाला संभाग है, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे न्यूनतम जैव विविधता, न्यूनतम जैव विविधता वाला संभाग, संभाग है, ठीक है। या आप कह सकते हो भी जो सर्वाधिक शुष्कता वाला जो संभाग है वो भी आप इसको कह सकते हैं। सर जोधपुर तो अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, हम जोधपुर संभाग की बात कर रहे हैं, संभाग में ये सारे जिले शामिल हैं, जोधपुर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर सोनू। आ रहा है सर समझ में, ठीक है। जितेंद्र सर ऊपर से जा रहा था, मैं टेबल पे खड़ा हो गया, अच्छा। जोधपुर राज्य को मत देखिए यहाँ पर, जोधपुर राज्य को नहीं देखना है, जोधपुर संभाग को देखना है। संभाग में आपके ये जिले शामिल है ना, जोधपुर संभाग में देखो जैसलमेर शामिल है, तो जैसलमेर की सीमा किससे लग रही है, पाकिस्तान से। जोधपुर संभाग में फलोदी शामिल है, तो फलोदी की सीमा किससे लग रही है, पाकिस्तान से। आपके इसी में जोधपुर संभाग में बाड़मेर शामिल है, तो बाड़मेर की सीमा किससे लग रही है, पाकिस्तान से। तो इनकी तो सीमा लगी रही है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। जरूरी नहीं है कि ये मैप आप मतलब ऐसा बने, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि आपको सेम ऐसा ही बनाना है, सिंपल सा आप ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पर लिख लेना आप फलोदी, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ इधर। फलोदी लिया, फिर आपने जैसलमेर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने लिया बाड़मेर, किसको लिया, बाड़मेर। इधर आपने पाकिस्तान लिख दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ आपने बीकानेर कर देना, बीकानेर, ऊपर बीकानेर लिख देना। इधर की तरफ आप तो जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद में इधर जैसलमेर के आगे क्या हो गया, आप बालोतरा कर देना, और बाड़मेर के आगे इधर जालोर कर देना, और इसके आगे सिरोही कर देना, और बालोतरा के आगे पाली कर देना। तो ऐसा भी आप बना सकते हो सिंपल सा, ऐसा नहीं बन रहा है तो, क्योंकि अपने को खुद को समझ आना चाहिए कि क्या हमने लिखा है, क्या हमें सीखना है।
वर्षा की परिवर्तनशीलता समझ रहे हैं, सर्वाधिक। चली गई भाई इसकी, बंद हो रखा था अभी। अभी आ रही है जितेंद्र वॉइस, अभी चेक करना। सेल ले आओ आप जाओ। थोड़ा सा लिखिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं लगती मेरे को, ठीक है। ये भी बताने की। चली गई भाई इसकी, बंद हो रखा था अभी। अभी आ रही है जितेंद्र वॉइस, अभी चेक करना। सेल ले आओ आप जाओ। थोड़ा सा लिखिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं लगती मेरे को, ठीक है। ये भी बताने की आवश्यकता नहीं, सर्वाधिक जिलों वाला है, क्योंकि आपको दिख रहा है 8 जिले हैं, कौन कौन से हैं नाम भी आपको ध्यान है, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक सबसे बड़ा है, मतलब क्षेत्रफल में, ठीक है। जनसंख्या घनत्व मैं बता दूंगा, न्यूनतम वर्षा वाला है, अपन बात कर लेंगे। और आपका सर्वाधिक जो जन तापांतर वाला है और परिवर्तनशीलता, इस पर मैं थोड़ी चर्चा आपको कर देता हूँ। अब सही है, ठीक है, अभी आ गई आवाज़। अभी आ रही है आवाज़, आ रही है। हो गया लिखने का काम। अगली बार पेपर है वो क्वेश्चन मैं खुद सेट करके दूंगा आपके पेपर में। इस बार कई विद्यार्थियों को पेपर था, वो पढ़ा कुछ और आया कुछ, है ना। अगली बार से उसको सेट करेंगे अपन। हो गया, बचा है किसी का? चले। जिलों का नाम लिख लेना, कोई मैप नहीं बनाया है तो जिलों के नाम लिख लेना, 8 जिले कौन कौन से हैं। हाँ मैंने पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन कम आए थे, उसमें सिलेबस था वो, आपको राजस्थान स्टैटिक जीके का पार्ट ज़्यादा पूछ लिया था, ठीक है। और स्थिति और विस्तार वाले क्वेश्चन नहीं थे उसमें। अगली बार से नहीं होगा ऐसा। लिखो लिखो जल्दी। हो गया, चलिए। अब ध्यान देना, हमने कहा एक तो परिवर्तनशीलता, वर्षा की परिवर्तनशीलता लिखा, वर्षा की परिवर्तनशीलता। अब क्या होती है वर्षा की परिवर्तनशीलता? अब काफी विद्यार्थियों को पूछा जाता है कि वर्षा की परिवर्तनशीलता, अगर क्वेश्चन आ जाता है जनरली अपन राजस्थान में कहा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता किस जिले में है,
किस जिले में है, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया आपको, झालावाड़ क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना ये। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सिरोही, तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपका सी नंबर जोधपुर, और डी नंबर जैसलमेर। और पूछ लिया कि भाई सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो किस जिले में है। ए वाले, बी वाले, अभी अभी भी अगर कोई ए में हाथ ऊपर करे और बी में तो फिर भी चलो ठीक है, ए में हाथ करे उसके तो हाथ काट लीजिए। पूछो क्यों, क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ, हमने कहीं राजस्थान का मैप बनाया, ठीक है, आपको पता है राजस्थान का मैप है, हमने इस संभाग की बात की और इस संभाग में हमने कहा कि सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वर्षा की। अभी तो देखो लिखा है यहाँ पे, हमने कहा एक पॉइंट लिखा है कि देखो सर्वाधिक दैनिक तापांतर और ये सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला संभाग, ठीक है। और झालावाड़ कहाँ पर है आपका, यहाँ पर। और ये संभाग कौन सा, कोटा संभाग, कौन सा संभाग है, कोटा। और अभी भी अगर कोई झालावाड़ करेगा तो कूटना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर हाँ ये तो सर इस जिले है इसी वाले में संभाग में देखने को मिले, तो इनमें तो किसी में हो सकता है लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही। अब ध्यान देना कि वर्षा की परिवर्तनशीलता कहाँ पे होगी सबसे ज्यादा, ध्यान रखना जहाँ सबसे कम वर्षा होगी वहीं पे परिवर्तनशीलता ज्यादा होगी। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है आपकी, जैसलमेर। ध्यान रखना कारण क्या है, अगर मान लेते हैं, देखो मैंने कहा झालावाड़, झालावाड़, ठीक है, एक तरफ मैंने झालावाड़ लिया, झालावाड़ में वर्षा आप कहेंगे सर पिछले साल 2024 में आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई, कितनी हुई, 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई, ठीक है। और अब कहें कि सर जैसलमेर में पिछले साल है, जैसलमेर में पिछले साल आपकी जो वर्षा हुई थी 20 सेंटीमीटर हुई थी, कितने सेंटीमीटर हुई, 20 सेंटीमीटर कम हुई, ठीक है। और अब आप कहो कि भाई अब जैसे वर्षा होती है और कहा जाता है कि भाई वर्षा है उसमें क्या है वृद्धि हुई है, इस बार कहें कि भाई झालावाड़ में आपको 120 सेंटीमीटर क्या हुई है, वर्षा हुई है, कितनी, 120 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। और वहीं पर आपको कहा जाए कि भाई जैसलमेर में 30% क्या हुई है, 30 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, कितनी हुई है, 30 सेंटीमीटर क्या हुई है, वर्षा हुई है। अब परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है, पिछले साल की तुलना में इस साल कितना परिवर्तन आया। अब एक बात हो, मैथ इतनी तो आती होगी आपको, दोनों का अंतर कितना है, 100 120 में 20 का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 20 लिया, प्रतिशत तो निकालना आता होगा, ये अंतर किस में से आया, 100 में से, 100 से 120 हुए, तो आप कहेंगे सर किस में से अंतर आया, 100 में से। प्रतिशत निकालते हैं तो आप गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कट गया तो बराबर कितना, 20%। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अंतर आया कितना प्रतिशत अंतर आया, 20%। इधर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 20 से आप कितने गए, 30 पे, तो अंतर कितना आया यहाँ पर 10 का, तो आप कहेंगे सर 10 का अंतर आया, कितने में से आया, आप कहेंगे सर किस में से, 20 में से, किस में से आया, 20 में से। प्रतिशत निकालना है तो आप कहेंगे सर गुणा कर दो 100 से, ठीक है। और 20 पंजू 100, और 5 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आया, 50%। अब एक बात बताओ, यहाँ तो 20 सेंटीमीटर वर्षा में वृद्धि हुई और यहाँ पर इसकी आधी सेंटीमीटर में वर्षा हुई, 10 सेंटीमीटर में ही, लेकिन परिवर्तन देखो तो यहाँ पर 20% परिवर्तन आया है और यहाँ पर कितना, 50%। तो कहने का मतलब जहां पर वर्षा सबसे कम होती है वहां पर वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप रटते रहते हो, बहुत बार आपके पेपर में आता है, तो किताब में भी लिखा होता है, लाइन लिखी है एक आपकी कि वर्षा की परिवर्तनशीलता जैसलमेर में सर्वाधिक है, सबसे कम आपकी झालावाड़ में। आप भी रट ले तो कभी ये जानने का प्रयास करते नहीं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हमने यहाँ पर लिखा ना, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र यही है आपका जैसलमेर, फलोदी, जो आपका जोधपुर, बाड़मेर और ये बालोतरा पाली वाला क्षेत्र, इधर वर्षा कम होती है। तो वर्षा कम होती है तो स्वाभाविक सी बात है वर्षा की परिवर्तनशीलता भी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। तापांतर आपको पता ही है, तापांतर की अगर बात करते हैं, तापांतर क्या होता है, जैसे नाम में ही देखें तापांतर, तापांतर का मतलब तापों का अंतर, संधि विच्छेद करो इसका अर्थ निकालो, तापों का अंतर। और ताप कितने प्रकार के होते हैं, ताप दो ही होते हैं, ठंडा और गर्म। तो आप कहोगे सर ताप कितना होता है, एक तो ठंडा होगा और एक क्या होगा, गर्म। तो कहने का मतलब क्या है कि दिन का सबसे गर्म तापमान और दिन का सबसे ठंडा तापमान, इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों गर्म और ठंडे तापमान का जो अंतर जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा वही सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर देखने को मिलेगा, ठीक है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपका अगर देखें अगर जिलों में तो किसका है, जैसलमेर का। अगर राजस्थान की जिलों में अगर बात करें तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर किसका है, जैसलमेर का। कभी ये जानने का प्रयास किया ऐसा क्यों, तो चल ठीक है, रेत है, मान लिया रेत है तो गर्म हो गई, वो तो मान लिया, ठंडा क्यों हो गया, रात में कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है, कहने का मतलब आपको रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है वहां पे, है। तो ठंडा कारण तो होगा ना कुछ, ठंडा हो गया वो तो है। तो मौसम तो यहाँ पे भी रेत है, आप एक काम करो, उधर से एक काम करो, बालू मिट्टी ले आओ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वही मिट्टी, मैं क्या कह रहा हूँ वही मिट्टी ले आओ आप इधर। अब आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी की वजह से ऐसा होता है, तो आप एक काम करो, ट्रक ले जाओ 50 60 100, ठीक है, और एक अपने खेत में ला के डालो, भर दो उसको बालू मिट्टी का, फिर देखो ऐसा हो जाता है कि रात को आपको जम्मू कश्मीर का सा आनंद आता है कि रात में, है? है? तो ये तो अंतर है रटना और समझना। नहीं नहीं, ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात।
आपका पृथ्वी का जो तापमान है ना, आप कहते हैं ना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, नाम तो सुना होगा ग्रीन हाउस गैसों का। ग्रीन हाउस गैसें तो तापमान बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि ग्रीन हाउस गैसें में जैसे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी H2O है, जलवाष्प है, आपकी ओजोन है, आपकी मीथेन गैस है, CH4 है। ये क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इनकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। इनकी वजह से क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। और इन्हीं की वजह से आप कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, आप आए दिन पेपर में पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ध्रुवों की है जो बर्फ है वो पिघल रही है, समुद्री जल स्तर है ऊपर उठ रहा है, जो द्वीपीय देश है वो पानी में डूबे हैं बेचारे, हैं? तो कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? तापमान बढ़ते हैं। समझ रहे हो? अब कहने का मतलब है तो इन गैसों को हमें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर कर देना चाहिए, खत्म खाली कर देना चाहिए। इनकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग जो गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका धरती पे होना अनिवार्य है। अगर ये गैसें अगर आपने हटा दी यहाँ से तो आप जीवन नहीं जी सकते। आप पूरी पृथ्वी है, काफी बार क्वेश्चन साधारण सा पूछ लिया जाता है कि अगर पृथ्वी के वायुमंडल से हम ये ग्रीन हाउस गैसों को बिल्कुल हटा दें यहाँ से, तो पृथ्वी पर क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा, बर्फ जम जाएगी, या कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, पूरी की पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी। पूरी पृथ्वी पर पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो आपका कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस है। कहीं 15 लिखा होगा। ये इसी की वजह से है। अगर ये गैसें नहीं होंगी तो पृथ्वी है बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। अब होता क्यों है? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे जनरली क्लास में अगर आपसे पूछ भी लिया जाए, पृथ्वी का वायुमंडल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है वो भी आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी है का जो वायुमंडल है ये किसकी वजह से गर्म हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से किससे गर्म हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ आपको और आसान कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि भाई पृथ्वी का वायुमंडल है किसकी वजह से, किससे गर्म हो रहा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका तारों से। तारे क्या, मैं चंद्रमा कर देता हूँ, चलो आसान और कर देता हूँ, चंद्रमा कर देता हूँ। बी है मैं ग्रहों के नाम ही लिख देता हूँ, पृथ्वी कर देता हूँ। सी है मैं ज्वालामुखी कर देता हूँ, और लो। और डी है मैं सूर्य कर देता हूँ। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? है, अब मैंने कहा कि पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है वो किसकी वजह से गर्म हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से गर्म हो रहा है, पृथ्वी से गर्म हो रहा है, चंद्रमा से गर्म हो रहा है, या ज्वालामुखी जो हो रहे हैं उनसे गर्म हो रहा है? किस किस को लगता है सूर्य से होते हैं? अब नहीं बोलेंगे, मैंने पूछ लिया ना। ध्यान रखना, सूर्य से कभी भी पृथ्वी का वायुमंडल, सूर्य को आप ले आओगे ना यहाँ पर पृथ्वी पर, आपके बीच में बिठा दोगे किसी क्लास में किसी सीट पर, वो बात अलग है कि आप बिठा नहीं सकते, और बिठा भी गए तो आप नहीं रहोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई सूर्य को अगर आप ले आए ना तो भी पृथ्वी का वायुमंडल गर्म नहीं करता कभी भी। क्योंकि ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं ना सूर्य, सूर्य से जो भी किरणें आती है ना, सूर्य से सौर विकिरण बोलते हैं जिनको, ये आपकी लघु तरंगों के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? लघु तरंगों के रूप में। ये क्या होती है? लघु तरंगे होती है। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं सौर विकिरण। क्या बोलते हैं? सूर्य से आ रही है इसलिए क्या बोलते हैं? सौर विकिरण। क्या बोलते हैं? सौर विकिरण। ठीक है, और ये लघु तरंगे होती है। और जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, ये गैसें इनके लिए क्या होती है? पारदर्शी होती है। क्या होती है? पारदर्शी। कहने का मतलब सूर्य से जो विकिरण आ रही है, तो किरणें आ रही है, उनको रोकती नहीं है, आने देती है, बोलो आ जाइए। और ये सौर विकिरणें सबसे पहले कहाँ टकराती है? इस सतह पे टकराती है, जो आपकी सतह है, भूमि है, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की सतह है, इस पर टकराएंगे। तो सबसे पहले किसको गर्म करेंगे? सतह को गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे? सतह को। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो जब बारिश जब ये होती है, बारिश के बाद दूसरे दिन सूर्य जब आता है आपका, तो दूसरे दिन सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे चिपचिपाट, पसीना नहीं रुकता आपका, कूलर चलाए तो वो ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे लग रहा है इधर भी चिपचिप, इधर किया तो चिपचिप, इधर किया तो चिपचिप, कपड़े हैं वो आपके वो भी चिपचिप हो रखे हैं सारे के सारे हैं। और समस्या ये होती है 5-7 दिन का जब दौर लगातार ऐसा चल जाता है तो समझ में नहीं आता कि कपड़े सुखाएं कहाँ। ठीक है, सारे कपड़े फिर गलती से बाहर सुखा दिया, 2-4 बूंदे गिर गई तो कपड़ों में स्मेल ऐसी हो जाती है। ठीक है, जो जाती नहीं है, धोते रहो उनको कितना ही है। तो कहने का अर्थ है कि वो कारण क्या है? क्योंकि ध्यान रखना, सूर्य की जो किरणें आई सीधा पहले किस पे आई? पृथ्वी पर। पहले क्या है? पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, फिर पृथ्वी अपने अंदर से वापस से सौर किरणों को निकालती है। दोपहर के समय आपने थोड़ा सा जमीन के आसपास अगर झुक के अगर आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में, तो हल्की सी हलचल सी ऐसे दिखती है आपको, दिखाई देती है। फिर क्या होता है कि पृथ्वी है, पहले तो ये सारे तापमान खुद अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, फिर अपने अंदर से यहाँ पर सूर्य से आ रही है तो इनको क्या कहते हैं? सौर विकिरण। और ये पृथ्वी से निकल रही है तो इनको क्या कह देते हो यहाँ पे? पार्थिव विकिरण। इनको क्या कह देते हो यहाँ पे? पार्थिव विकिरण। पृथ्वी से निकल रही है तो क्या कहते हैं उसको? पार्थिव विकिरण। पार्थिव ऐसे नहीं मन मर्जी से रख दिया, पृथ्वी से निकल रही है इसलिए क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। ठीक है, अब इनकी जो प्रकृति थी लघु तरंगों के रूप में, अब ये क्या होगी? दीर्घ तरंगों में बदल गई। पृथ्वी से जब निकलती है तो क्या होगी? दीर्घ तरंगों में। ये किसमें बदल गई? आपकी दीर्घ तरंगों में। और दीर्घ तरंगों के लिए जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, ये क्या होती है? अपारदर्शी होती है। क्या होती है? अपारदर्शी। अब ये क्या करती हैं? जब ये पृथ्वी से जब निकलती है ना तो इनको रोकने का काम करती है, बोलो कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, यहीं रुको। और जितनी ज्यादा ये रुकेंगे उतना ही तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब एक बात हो, अब आपने ये भी सुना है कि पृथ्वी से जब ऊपर जाते हैं, ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, इसलिए आप पर्वतों पे जाते हैं तो क्या होती है? ठंड लगती है। अब एक बात बताना, कॉमन सेंस की बात है, अगर सूर्य से वायुमंडल गर्म होता
ठीक है। तो सूर्य के पास ऊपर का वायुमंडल नजदीक होता है, नीचे का वायुमंडल नजदीक होता है? ऊपर का। और जो वायुमंडल सूर्य के जितना नजदीक होता है वो उतना ही ज्यादा गर्म होता है या उतना कम ज्यादा गर्म? अब जैसे आग है, आग के जितना आप पास में जाते हो उतनी ही आपको गर्माहट ज्यादा लगती है, जितना दूर जाते हो तब। तो कहने का मतलब जो वस्तु जितनी पास होगी ऊर्जा के स्रोत के वो उतना ही गर्म होगा, और जितना दूर होगा वो क्या होगा, उतना ही ठंडा होगा। तो होना ये चाहिए था, अगर सूर्य से वायुमंडल गर्म होता ना तो ऊपर का वायुमंडल ज्यादा गर्म होता, नीचे का वायुमंडल क्या होता, ठंडा। और होना ये चाहिए था जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो तापमान में वृद्धि होनी चाहिए वायुमंडल में। लेकिन आप पढ़ते क्या हो कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी आती है। कारण क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास में पार्थिव विकिरणों की वजह से वायुमंडल गर्म हो रहे हैं, और जो पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल होगा उसको ज्यादा गर्म करेंगे, जो जितना दूर होगा उसको उतना ही कम गर्म करेंगे। तो नीचे तापमान ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी, कमी आती जाएगी। ठीक है। और आपको पता है जो वायुमंडल में जो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। H2O आपका क्या है, H2 यानी जलवाष्प की बात हो रही है, ये क्या आपकी ग्रीन हाउस गैस है। और जब बारिश होती है तो बारिश होती है तो आपका सूखा पड़ता है, नमी आती है। जब बारिश होती है ना तो बारिश वर्षा जब होती है तो आप कहते हो कि वर्षा में सर छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदे यानी H2O की बूंदे फैली जाती है। अब ऐसे में जैसे आज बारिश हुई, आज तो अच्छा लगा, आपने पकोड़े भी बना के खा लिए, कुछ भाइयों ने पैक भी बना लिए, ठीक है, छत पे बैठ के हैं। तो उसमें क्या है कि भाई तब तो अच्छा लगा, जब दूसरे दिन क्या हो गया, वायुमंडल में नमी की मात्रा है क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। अब नमी की मात्रा बढ़ गई तो सूर्य से जब आपकी लघु तरंगे आई तो उनको तो रोका नहीं इन्होंने। जब पार्थिव विकिरण निकली ना यहाँ से तो इनको इसने रोकना शुरू कर दिया, रुको रुको रुको। और उससे क्या होती है कि गर्मी है वो बढ़ जाती है, सूर्य की गर्मी है वो भी आपको लगती है, पृथ्वी की गर्मी है वो भी लगती है, फिर ये क्या चिपचिपाहट का सफोकेशन का माहौल आपको बन जाता है। उसके पीछे का कारण ये है। अब एक बात हो, मैंने कहा जितनी ज्यादा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें होंगी उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन आप बताइए, जब मैं रेगिस्तान की बात करता हूँ, रेगिस्तान की बात करता हूँ तो रेगिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी क्या, ज्यादा होगी कम होगी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जितने ज्यादा जीव जंतु होंगे तो आपका श्वसन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब रेगिस्तान में लोग ज्यादा है कम है, तो श्वसन वाली गतिविधि ज्यादा है कम है, स्वाभाविक सी बात कम है। तो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होगी, कम। दूसरी बात, वहां पर अगर वनस्पति का अभाव है, नदियों का अभाव है, तो जनसंख्या भी कम है, तो औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा है कम है, कम है। और तो कहाँ पर जहाँ पे उद्योग ज्यादा होते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जित होते हैं, जहाँ पे कम होते हैं वहां पे, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर उद्योग ज्यादा होंगे तो वहाँ पे उद्योग भी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कम है। दूसरी बात, वनस्पति भी कम है। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि पौधे हैं श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। इतने महानुभाव बैठे हैं, उसका सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया ना ये कि कि पौधे हैं, पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। ऑप्शन दे दिया आपका, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन दे दिया O2 दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और डी ऑप्शन दे दिया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या आपका ओजोन दे दिया। ए वाले कोई है, कोई ऐसा महानुभाव जो ए में भी हो कि हाँ सर कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, मर जाओगे सारे के सारे। ठीक है, बी वाले कोई है, एक है बी में, सी वाले में कोई है। तो इतना क्या होता है, मतलब या तो पूरा ऐसे होता है या फिर ऐसे। सी वाले में कोई है, सारे फेल है, सारे के सारे फेल है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप क्या है कि आप गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी भाई एजुकेशन सिस्टम की है। एजुकेशन सिस्टम की गलती है, आपको पढ़ते ऐसे आ रहे हो कि पौधे क्या हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा आप भी विचार करो। एक तरफ तो मानव है, एक तरफ मानव है और एक तरफ क्या है, पौधे हैं। एक बात बताओ, दोनों ही सजीव है निर्जीव है, दोनों ही सजीव है, मानते हो इस चीज में, इसमें भी कोई डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक बात हो, दोनों ही सजीव हैं, तो दो गतिविधि आप हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए दो गतिविधि करते हैं, एक तो भोजन लेते हैं और एक श्वसन करते हैं। क्या किसी एक के बिना रह सकते हो आप? तो आप जब सजीव है, मानव है, तो मानव दो गति करता है, एक गतिविधि करता है, एक तो भोजन बनाता है, क्या करता है, भोजन करता है, और दूसरा क्या करता है, श्वसन करता है। इसमें एक की भी कमी की वजह से सर्वाइव नहीं कर सकता। अब एक बात बताओ, जब आप सजीव हैं तो दोनों गतिविधियां करते हैं, तो पौधे भी तो सजीव हैं, तो ये भी दोनों गतिविधियां करेंगे, भोजन भी बनाएंगे और क्या करेंगे, श्वसन भी ग्रहण करेंगे। लेकिन फर्क इतना है, आप जो भोजन बनाते हो गैस चूल्हे पे आटा वाटा पिसा के बना लेते हो, उसमें दिन रात का फर्क नहीं पड़ता आपको कि भाई दिन में खाएंगे या रात को नहीं खाएंगे या ऐसे। लेकिन ध्यान रखना, पौधा भोजन बनाते हैं प्रकाश में, किसमें, सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, तब वो भोजन बनाते हैं। और वैसे ही जैसे आप श्वसन करते हैं वैसे पौधे भी क्या करेंगे, श्वसन। अब आप सजीव हो, मानते हो अपने आप को सजीव, अरे मानते हो ठीक है। तो आप सजीव हो तो श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हो आप, ऑक्सीजन। तो आप कहते हो कि सर हम ग्रहण तो कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बात बताओ, तो आप सजीव हो तो श्वसन ग्रहण में ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड वो छोड़ते हो, तो पौधा भी तो सजीव है, तो ये भी श्वसन करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन तो ग्रहण करेगा ये, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा,
छोड़ेगा। पर आप कहोगे सर हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब ये भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण में, तब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखें। कभी सुना है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? क्यों? क्योंकि भूतनी डाकण, ठीक है, फीमेल भूत रहती है, मतलब ज्यादातर। आपने कभी सुना कि डाकना रह रहा है, भूतना रह रहा है? आप ये कहते हो भूतनी, चुड़ैल, डाकण, मतलब फीमेल भूत से आप ज्यादा कनेक्ट करते हो। उसके पीछे का भी रीजन ऐसा नहीं कि आप जनरली करते हैं उसके पीछे। अब एक बात बताओ, दिन में तो प्रकाश है, तो आपको क्या है, आपका है कि श्वसन की दर है, दिन में भी ये ऑक्सीजन ले रहा है, ध्यान रखना। दिन में भी पौधा है, ऑक्सीजन गैस ले रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। लेकिन भोजन बनाने की दर इसकी क्या है, ज्यादा होती है, क्योंकि रात में भोजन नहीं बना पाएगा। तो ज्यादा दर होती है, तो ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी छोड़ रहा है ना, उससे ज्यादा ये ग्रहण कर लेता है भोजन बनाने में। जितनी ऑक्सीजन ले रहा है उससे ज्यादा ऑक्सीजन ये गैस छोड़ देता है, ध्यान रखना। तो दिन में भी ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन दिन में क्या कर रहा है, भोजन भी बना रहा है सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश में भोजन बना रहा है, तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन आपको ज्यादा दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले रहा है। तब आप कहते हो कि प्राणदायी गैस दे रहा है। लेकिन रात में, जब रात होगी तो सूर्य होगा क्या है, सूर्य होगा नहीं होगा? अब सूर्य नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं होगा। अब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या भोजन बनाएगा रात को? भोजन बनाएगा, लेकिन भोजन नहीं बनाएगा, लेकिन रात को सांसें तो लेगा ही। क्या ऐसा होता है कि भाई आप भाई खाना खाया, दिन में घूम फिर लिया, रात को सोने लगे तो बोला कि सांस को निकाल के रख देता हूँ, सुबह ले लूंगा? ऐसा करते हो? वो तो चलती है आपकी रात भर। तो सेम पौधों में भी वो एक्टिविटी है कि भाई रात को भोजन नहीं बना रहा, लेकिन श्वसन तो कर ही रहा है। जब श्वसन करेगा, अब ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, और इसके नीचे आप चारपाई डाल के और मस्त आराम से लेट गए रात के समय में। अब पता है कि रात को भोजन नहीं बना रहा, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस तो ग्रहण करेगा ही, और क्या छोड़ेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ के नीचे इसलिए सोने से मना किया जाता है कि रात के समय में जो आसपास की जो ऑक्सीजन है पौधा खुद ही ग्रहण कर लेगा, और आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप धीरे धीरे क्या होगे, अचेत मुद्रा में जाओगे। अचेत मुद्रा में काफी बार होता है ना, आपको क्या कि मेरे को भूत ने दबा दिया, मेरा हाथ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ नहीं उठ रहा, ये करने पैर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैर नहीं उठ रहा। ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर आपका जो ऑक्सीजन श्वसन का जो आपका है, वो क्या है, जो सर्किल है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब इस व्यक्ति को समय पर अगर नहीं उठाया गया तो मृत्यु भी हो जाएगी। अब मृत्यु हो गई गलती से इसकी, तो गांव वाले कहेंगे यार फलाना पेड़ के नीचे सोया था, अच्छा भला गया था और सुबह तक गया, लगता पक्का है इसमें कोई बैठा होगा और प्राण पखेरु इसका कर गया। बदनाम कौन हो गया? पेड़ हो गया। वैसे अगर किसी को गलती से टाइम पर सचेत कर लिया, उसको उठाकर इधर ले आया खुले में, और इसको होश आया थोड़ी देर बाद में, पूछा भाई क्या हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा भला सोया था। थोड़ी देर बाद में ऐसा लगा कोई मेरे हाथों पे आके बैठ गया, कोई पैरों पे, खड़ खड़ की कड़कड़ की आवाजें सुनाई दी, और उसके बाद मेरे को तो होश ही नहीं। अब ध्यान रखना, जितने भी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां होती है, रात के समय में मौसम क्या होता है, शांत होता है। और आप जैसे फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता है कि ध्वनि है ठंडे मौसम में क्या है, ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, और गर्म मौसम में, दिन के समय, जैसे रात के समय, सर्दियों में आपको देखना कभी ट्रेन बहुत दूर जा रही है तो उसका भी हॉर्न आपको बहुत अच्छे से सुनाई देता है, इंजन की आवाज भी सुनाई देती है। गर्मियों में नहीं सुनाई देती, क्यों? गर्मियों में जो वायु में जो पार्टिकल्स होते हैं ना ठोस के, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है कौन सी, ध्वनि, तो ठोस में बहुत ज्यादा तीव्रता से गमन करती है। तो जैसे मौसम ठंडा होता है तो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, और उसमें जो अणुओं के जो आपके धूल कण के पास पास आ जाते हैं, तो जितने पास आएंगे उतनी ध्वनि ज्यादा दूर तक जाएगी। अब ऐसे में रात के समय जब मौसम ठंडा होता है, तो जब जो पत्तियां होती हैं जिनकी एक सरफेस खुरदरी होती है और एक सरफेस क्या होती है, चिकनी होती है, आपस में टकराती हैं तो हल्की सी खनखनाट की आवाज आती है। कभी रात के समय में सो के देखना, ज्यादा देर मत सोना, बस थोड़ी देर सो के देखना, ठीक है। और ऐसे में अगर कोई सोया है, ऑक्सीजन गैस नहीं मिली, तो वैसे ही बेहोश होने की अचेत स्थिति में आ गया, और सुनाई कैसे देगा, हल्की सी पायल खनखन। अब पायल खनखन पुरुष तो पहनता नहीं है, कौन पहनती है? महिला। इसलिए बदनाम भी कौन हो रखी है? महिला। कहते भूतनी है, डाकण है, चुड़ैल है। कभी ऐसा नहीं सुना चुड़ैला रह रहा है? हैं? हैं? वास्तव में हो सकते हैं। हाँ, तो जिसके साथ है, ठीक है। अब मैं देखो, होने को सब कुछ है, ईश्वर है तो भाई प्रेत भी है, ठीक है। अब साइंस है, आप कहते हो ना कि साइंस भूतों को नहीं मानती, क्यों नहीं मानती? वो ये लॉजिक बताती है कि भाई ये लॉजिक है, भाई ऐसा कोई भूत भूत नहीं होता है, ये है आपका लॉजिक। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, अरे सन्यासी के पास नहीं जाना हमें ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से देखें, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आप रटते आते हैं लॉजिक। अब एक बात बताओ, हमने कहा रेगिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, ऊपर से रेगिस्तान में आर्द्रता है क्या? मैंने यहाँ पर लिखा, देखो एक चीज, मैंने कहा यहाँ पर क्या होती है, न्यूनतम वर्षा वाला है तो न्यूनतम आर्द्रता भी है। तो कहने का मतलब H2O की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी? कम। अब जब पानी, अगर वहां पे आर्द्रता ही होगी, पानी होगा, तो मरुस्थल कहीं से होगा, वनस्पति नहीं आ जाएगी वहां पर। तो एक तो पानी भी नहीं है, वो भी ग्रीन हाउस गैस जो रोकने का, तापमान बढ़ाने का काम करती है। दूसरा आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। दूसरा हमने कहा एक आपकी मीथेन गैस होती है, CH4। कौन सी गैस होती है आपकी? CH4 गैस होती है ना, CH4। ये भी क्या है? अब ये CH4 निकलती कहाँ से? अब आप कहोगे सर जो आप पशु है जो गैस छोड़ते हैं, जो भी सजीव गैस छोड़ते हैं, जो भी गोबर करते हैं, गोबर करते हैं, और जो कोयले की जो खानें होती हैं वहां से क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कहा जाता है कि भाई आप मीथेन गैस का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक जो दलदली भूमि होती है ना, दलदली भूमि, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चावल के खेतों से कौन सी गैस निकलती है। तो चावल की खेतों में दलदली भूमि होती है, जहां पर दलदली भूमि होती है वहां पर मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद में जो पशु, जो पशु अपना जो ठोस है, गोबर है, जो आपका अर्ध सॉलिड फॉर्म में निकालते हैं, जैसे भैंस, गाय, ठीक है,
इस प्रकार के, तो उनके जो गैस, जो गोबर होता है उसमें जो गैस निकलती है, किसकी मात्रा निकलती है? मीथेन की। किसकी निकलेगी? मीथेन की। और जो पशु हैं अपना जो सॉलिड है वो ठोस में निकालते हैं, जैसे ऊंट, भेड़, बकरी, तो वो क्या मिंगन के रूप में निकालते हैं। इनके जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें मीथेन की मात्रा कम होती है। और जितने भी रेगिस्तान में रहने वाले पशु देख लो कैसा निकालते हैं, गाय भैंस वाला सा निकालते हैं या भेड़ बकरी वाला सा निकालते हैं, तो मीथेन गैस भी क्या होती है? कम आती है। और ये तीनों चारों ही आपकी जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो क्या होती हैं? कम होती हैं। अब रात के समय में क्या होता है, जब दिन के समय में तो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है ना, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो दिन के समय में तो बालू मिट्टी है तो आपके तो बिल्कुल तापमान बढ़ जाता है। लेकिन रात के समय में जैसे ही सूर्य चला जाता है, जो पृथ्वी से पार्थिव किरणें निकलती हैं, तो वहाँ के वायुमंडल में न तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, न जलवाष्प से है आपकी नमी है, ना ही कोई मीथेन गैस है, तो ये बहुत ही तीव्रता के साथ बाहर निकल जाती हैं। और जितनी तीव्रता के साथ बाहर निकलती है उतना ही तापमान बहुत जल्दी से नीचे गिरता है। और रात के समय में काफी बार ये होता है यहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए दिन में तापमान बहुत ज्यादा, रात के समय में तापमान बहुत ही कम, इसलिए जो दिन का और रात के तापमान का जो अंतर है वो क्या है? ज्यादा होता है। और इसी अंतर को आप क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दैनिक तापांतर आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको पीपीटी मिलेगी, अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, बाकी अपने काम का है यहाँ तक। हाँ बताइए। जब तक आपको मन करेगा तब तक मैं करवाऊंगा, जिस दिन आपको लगे कि सर अब दब गए आपसे उस दिन है। हाँ तो फिर दबा दब खींचे तो कोई नहीं, दबा दब खींच देंगे। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे लिखिए, आपका इतना नोट हो गया था अपना, अगला संभाग लिख लीजिए। दबा दब खींचना हो बता देना कि उसमें दबा दब में मेरे को आसानी होगी। कोई नहीं, अपने क्या करेंगे, कल से अपना जो है लिखवाने का काम है वो ज़्यादा कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आज ये अपना जो क्या बोलते हैं सामान्य परिचय लगभग आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद में कल अपना मरुस्थल है, आपका मैदानी भाग है, आपका अरावली है, उसमें जो टू द पॉइंट है उनके ऊपर अपन क्या करेंगे फोकस, इस वीक में अपना भौतिक प्रदेश पूरा कर लेंगे। ठीक है, चले आगे लिख लो इसमें, आगे दूसरा संभाग लिख लो उसमें। डायग्राम नहीं बना रहा मैं, वैसे ही आपको समझा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, दूसरा संभाग बीकानेर संभाग लिख लीजिए। बीकानेर संभाग, उसमें लिखना उत्तरी संभाग, दूसरा लिखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग। ध्यान रखना न्यूनतम सीमा लगाता है, अधिकतम कौन सी लगा रहा था आपका? जोधपुर। उसी में लिखना आप सबसे कम नदियों वाला, सबसे कम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदियों वाला संभाग। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति या सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जनजाति जाति, ब्रैकेट में लिखा प्रतिशत में, रेट ब्रैकेट में लिखा प्रतिशत में जाति वाला संभाग। ध्यान रखना अनुसूचित जाति सर्वाधिक आपकी कहां पर? अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं, जनजाति ने जनजाति मत करना, जाति करना, सॉरी, जाति है सर्वाधिक है वो जयपुर संभाग में, लेकिन प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो कहाँ पे आएगा आपका? किसमें आएगा? बीकानेर में। ठीक है, और जिले कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें जिले की अगर बात करें तो आपका गंगानगर, दूसरा आपका है बीकानेर खुद है, एक आपका क्या हो जाएगा चूरू, और एक हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पर बार बार नंबर क्यों आ रहा है? कौन से नंबर आ रहे हैं? हैं? उनके खुद के ही? अरे भाई अपने खुद के नंबर आ रहे हैं भाई, आपको याद दिला रहे हैं कि आपके नंबर ये हैं, किसी को बताना हो तो। रात को और दिन में दोनों में ही ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन में। हो गया? हो गया, चले। इसी में आप एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला, सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग।
सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग है, उसकी अगर बात करते हैं तो भी ये होगा। लिखने का काम करें, 10 मिनट है, 10 जाने की जल्दी होती है कि 12 बजे बाद नहीं होती ना, बैठे रहना आराम से 12:30 बजे तक। देखो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और समय पे सिलेबस भी हो जाए। अब मेरे साथ समस्या ये होती है कि म- मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मेरे को समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता कि भाई ये होता है कि जब लगता है ना कि यार बच्चे को ये भी पता होना चाहिए, क्यों रटने वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास होता ही नहीं। मेरे को पता है कि भाई अगर मैं लिख दूंगा बच्चा कहाँ तक रटेगा, ठीक है, जब तक समझ विकसित नहीं होगी बच्चा नहीं रट सकता चीज़ों को, ठीक है, जब तक उनको पता नहीं लगे कि भाई ये है क्यों, ऐसा क्यों है। और सबसे बड़ा अभाव मेरे पास समय का होता है, हर क्लास में लास्ट में मेरे को जाके फिर भगना पड़ता है ऐसे घोड़े की तरह, समय के अभाव में। चलिए आगे लिखिए, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में लिखना मध्यवर्ती संभाग, मध्यवर्ती संभाग, ठीक है। दूसरा लिखें आपका न्यूनतम, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ध्यान रखना अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला, साझा करने वाला संभाग, ठीक है। उसी में आगे लिखे सभी अन्य सभी, अन्य सभी 6 संभागों से सीमा साझा करने वाला संभाग, संभाग है। अन्य सभी 6, अन्य सभी 6 संभाग हैं, टोटल 7 है, 7वां खुद है, बाकी सभी संभागों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र संभाग है, ठीक है। और ये न्यूनतम जो सीमा साझा करता है ना, केवल केवल भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और ये भी कितने किलोमीटर की कर रहा था आपको पता है, 16 किलोमीटर की। याद आ रहा है किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, याद आ रहा है। कहने का अर्थ है कि आपके अजमेर संभाग में जितने आपके जिले हैं, उस जिलों में एक जिला आपका कौन सा है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की जो सीमा लगती है, जो हमने कहा था चित्तौड़गढ़ को रावत भाटा से अलग करते हैं, चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में तोड़ने का जो कार्य करा था, 16 किलोमीटर की वो दूरी थी, वही किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो एक बार लिखिए फिर मैं बता दे रहा हूँ। अब ध्यान देना, अजमेर संभाग की अगर बात करते हैं तो देखो बीच में ये दिखा, ब्राउन सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या आपका अजमेर संभाग है, ये देखिए, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई देगा, अजमेर संभाग है वो आपको दिखाई देगा। अब पूरे अजमेर संभाग में देखो, यहाँ पर देखो छोटी सी सीमा है, यहाँ पर इधर क्या है आपका मध्य प्रदेश है, इधर ये क्या है एमपी है, और इस एमपी से छोटी सी सीमा ये देखो ये लग रही है। इसके अलावा कहीं भी इस पूरी अंतर्राज्यीय सीमा पर इसका कोई भी जिला है वो सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो 16 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता था, जो चित्तौड़गढ़ को देखो अलग कर रहा है, ये रावत भाटा है और ये आपका मुख्य चित्तौड़गढ़ है, इसको अलग करने का जो कार्य कर रहा था, ये कर रहा था। तो 16 किलोमीटर की सीमा लगती है केवल और केवल किसके साथ में, एमपी के साथ में। अगर इनमें जिलों की अगर बात करते हैं तो जिले कौन से उनका भी नाम लिख लीजिए आप, जिलों में कौन कौन से जिले हैं। तो एक तो खुद क्या हो जाएगा, अजमेर हो गया इसमें, एक इसमें नागौर हो गया, एक नागौर से ही आपने डीडवाना को अलग किया था, डीडवाना हो गया। उसके बाद में टोंक है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, एक ब्यावर को आपने अलग किया, ब्यावर इसमें आ जाएगा, और एक भीलवाड़ा है आपका वो शामिल हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो आपका नागौर, डीडवाना, ब्यावर, अजमेर, टोंक और आपका अजमेर का जो पार्ट है, ये टोटल इसमें क्या है, 6 जिले हैं वो इसमें शामिल होंगे। क्लास है किसकी, किसकी, यहाँ पे, इसी में, अभी वापस से, अच्छा वापस से क्लास है।
दूसरे बैच की है क्या? यार कोई ऐसा करवाओ तो 1 बजे तक खाली रहे कोई है। आपकी 2 घंटे की वजह 2:30 साढ़े 12 बजे तक लग जाए, दिक्कत है क्या? है सभी को पूछना, आप तो बोल रहे हैं, आप यहाँ तो सब करते थे, फिर बाहर जाके कहते हैं सर ये देखो भूखे आते हैं, तमाशा बना रखा है, ये कर हैं? सर पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ऐप में मिलेगा पीडीएफ। पीडीएफ है वो ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिए मेरी बात, ये काम कीजिए। कल थोड़ा सा देखो समय अपने को ज़्यादा मिला तो अपन ठीक से चलेंगे। ठीक है, जैसे चल रहे हैं, अगर यही 2 घंटे का समय रहा तो कल से अपन थोड़ा सा लिखने पे ज़्यादा, ये फोकस है इस पे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए तो यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल।